अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, चैप्टर 16 हम डिस्कस कर रहे थे और आज का हमारा जो टॉपिक है ये है प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलते हैं इस टॉपिक की तरफ जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड है, जिसमें आपने ये पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जनरेशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से जनरेट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ट्रांसमिशन क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव कैसे किया जा सकता है, रिसेप्शन कैसे की जा सकती है। अब इस टॉपिक के 3 अहम हिस्से हैं जिसमें आपने वन बाय वन इन 3 पार्ट्स को डिस्कस करना है। जैसे पहला पार्ट आपके पास है, पहले आप ये डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कैसे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से प्रोड्यूस होगी। दूसरा, इसको स्पेस के अंदर किस तरह से ट्रांसमिट किया जाएगा और तीसरा ये कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम किस तरह से अपने रेडियो टीवी सेट पर किस तरह से रिसीव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं जनरेशन की। जनरेशन किस तरह से होती है। देखिए, हमने पढ़ा था कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करने के लिए जो सबसे अहम जरूरी बात है वो है टू एक्सेलरेट चार्ज। टू एक्सेलरेट चार्ज, हम चार्ज को एक्सेलरेट करवाएंगे। जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा तो इसकी एक्सेलरेशन से, चार्ज की एक्सेलरेशन से क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से एक ऐसी वेव प्रोड्यूस होगी जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ईएम वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब इसकी जनरेशन बहुत आसान है कि अगर हम किसी चार्ज को किसी भी अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ एक्सेलरेट करवाएंगे तो चार्ज की एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा और उस चेंजिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से स्पेस के अंदर एक ऐसी वेव प्रोड्यूस होगी जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम देंगे, जिसको ट्रांसमिट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होगी। डियर स्टूडेंट, इसकी वजह यह थी कि हमने पढ़ा पहले नंबर पे चार्ज अगर हमारे पास रेस्ट में है, चार्ज एट रेस्ट, अगर चार्ज हमारे पास रेस्ट में है, जैसे कि ये हमने एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया, ये अगर रेस्ट में है तो इट प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। ये सिर्फ और सिर्फ क्या काम करेगा, अपने अराउंड जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये प्रोड्यूस करेगा और हमें तो चाहिए है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों। तो यहां पर ये जो चार्ज एट रेस्ट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पर अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, चार्ज मूविंग एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो जो मूविंग चार्ज होगा इट प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। तो इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, और अगर इसमें है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। तो इसका मतलब ना तो स्टैटिक चार्ज की मदद से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर सकते हैं, ना ही हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने के लिए फिर हमने चार्ज को किया है एक्सेलरेट। जब वो चार्ज एक्सेलरेट करेगा, जब वो चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो उसकी मोशन की वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से एक ऐसी हमारे पास वेव प्रोड्यूस होती है, ऐसी हमारे पास वेव प्रोड्यूस होती है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स जो है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव, ये दोनों आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के ऑर्थोगोनल,
हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं और इनकी जो मोशन होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन की हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो डायरेक्शन ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो डियर स्टूडेंट, पहला था स्टेप ये कि चार्ज को एक्सेलरेट किया जाए, कैसे चार्ज की मदद से किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस की जाती है। दूसरी तरफ आते हैं जनरेशन के बाद, अब हम आते हैं ट्रांसमिशन की तरफ। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किस तरह से ट्रांसमिट किया जाएगा स्पेस के अंदर। दूसरे नंबर पे अब हम आते हैं ट्रांसमिशन की तरफ कि हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट इन स्पेस। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए हमें चाहिए होती है एक वायर। जैसे कि हम ये एक वायर कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक वायर है जिसके अंदर हमने चार्जेस को एक्सेलरेट करवाना है। अब इस वायर को आपने क्या किया हुआ है, इस वायर को आपने कनेक्ट किया हुआ है किसकी मदद से, आपने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से यहां पर इस वायर को आपने कनेक्ट किया है एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ। ये आपके पास आ गया एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास ये जो अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, सपोज कर लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 88 मेगाहर्ट्ज। इसकी फ्रीक्वेंसी है 88 मेगाहर्ट्ज। तो जब आप इस वायर को 88 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सोर्स के साथ जोड़ेंगे तो इस वायर में चार्जेस 88 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से एक्सेलरेट करेंगे और उनकी इस एक्सेलरेशन से इस एंटीना की मदद से, इस वायर की मदद से एक वेव प्रोड्यूस होगी जो कि स्पेस के अंदर प्रोपागेट करना स्टार्ट कर देगी। अब डियर स्टूडेंट, अगली बात तो ये है कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो आपने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने के लिए यहां वायर के साथ जिस एसी सोर्स को कनेक्ट किया है उसकी फ्रीक्वेंसी ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब कि आपने ये जो एसी सोर्स इस्तेमाल किया इसकी 88 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी, तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी भी 88 मेगाहर्ट्ज ही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो स्पेस के अंदर ट्रांसमिट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि उस वायर को आपने जिस अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ कनेक्ट किया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये बच्चों आपके पास ये जो वायर हम यूज कर रहे हैं इसे कहा जाता है ट्रांसमिटिंग एंटीना। ये आपके पास ट्रांसमिटिंग एंटीना है और ट्रांसमिटिंग एंटीना एक्चुअली आपके पास एक वायर होती है जिसे आप एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट ट्रांसमिशन थी। अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये स्पेस के अंदर फैल जाएगी, हर तरफ प्रोपागेट करेगी क्योंकि इसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। ट्रांसमिशन के बाद अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ और वो है हमारे पास रिसेप्शन। अब डियर स्टूडेंट, रिसेप्शन का मतलब होता है रिसीव। अब रिसीव करने के लिए भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसीव करने के लिए हम एक वायर को यूज करेंगे और इस वायर को इसको कहा जाता है रिसीविंग एंटीना। ये हमारे पास रिसीविंग एंटीना है। ये जो रिसीविंग एंटीना है ये एक वायर के साथ साथ, इस तरह से ये हमारे पास एक वायर आ गई, एक वायर के साथ साथ ये कंसिस्ट करता है एक एलसी सर्किट पर, एक ऑसिलेटर सर्किट पर, एक कैपेसिटर और इंडक्टर पर। तो ये हमारे पास रिसीविंग एंटीना आ गया। अब इस रिसीविंग एंटीना के अंदर एक आपके पास कैपेसिटर है और एक आपके पास इंडक्टर है और जो कैपेसिटर है वो हमारे पास है वेरिएबल। कैपेसिटर कौन सा है हमारे पास, वेरिएबल कैपेसिटर। अगर ये वेरिएबल कैपेसिटर है इसका मतलब इसकी कैपेसिटेंस चेंज होगी। ये हमारे पास क्या है, ये आपके पास इंडक्टर है, जबकि इंडक्टर की इंडक्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अब बात ये है
कि हमारे पास ये जो वायर है, ये जो हम एक तार इस्तेमाल कर रहे हैं रिसीविंग एंटीना के तौर पे, क्या इस रिसीविंग एंटीना पर सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी आएगी? तो हमारे पास तो बहुत सारे रेडियो चैनल्स हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, तो होगा ये कि बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये आकर इस वायर के साथ टकराएंगी, और ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब वायर के साथ टकराएंगी तो वायर में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है, ये वायर में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ये इन बहुत सारी फ्रीक्वेंसी की वजह से एक्सेलरेट करेगा। जब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सेलरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा होगी। लेकिन बात ये है कि उस मूविंग चार्ज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होने की वजह यही है कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उस वायर पर इंसिडेंट हो रही हैं, और वो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की हैं उस चार्ज को एक्सेलरेट कराने का बायस बन रही हैं। अब हमने जो फ्रीक्वेंसी ट्यून करनी है, हमें तो चाहिए है 88 मेगाहर्ट्ज। अगर हम 88 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ट्यून करना चाहते हैं तो फिर यहां पर तो बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हो रही हैं, तो उसके लिए फिर हम यूज करते हैं इस वेरिएबल कैपेसिटर को, क्योंकि वेरिएबल कैपेसिटर का जो काम है वो हमारे पास क्या है। डियर स्टूडेंट, वेरिएबल कैपेसिटर की मदद से हम कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं। वी नो दैट, आपने पढ़ा था, आपने जो सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट था उसमें पढ़ा था कि आपके पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1/2 पाई LC स्क्वायर रूट के बराबर होती है। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी इसके बराबर होती है तो आप 88 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना चाहते हैं। ट्यून का मतलब है आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके रेडियो सेट पर 88 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की ट्रांसमिशन आए। तो उसके लिए फिर आपको करना यह पड़ेगा कि यहां से आप कैपेसिटेंस को चेंज करेंगे जिससे फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। अब कैपेसिटेंस को आपने इस तरह से चेंज करना है कि आपके इस एलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी और जो रेडियो स्टेशन से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी आपस में इक्वल हो जाए। जब हमारे इस एलसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी, रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी और रेडियो स्टेशन से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन को हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं, और इसी स्टेट को बोला जाता है कि रेडियो सेट इज सेड टू बी ट्यून, कि रेडियो सेट ट्यून हो गया है। हमने एक खास फ्रीक्वेंसी का रेडियो चैनल अपने रेडियो सेट पर सिलेक्ट कर लिया है, इसी को ट्यूनिंग का नाम दिया जाता है। यह तभी पॉसिबल होगा जब आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो स्टेशन से आने वाली रेडियो वेव और आपके रेडियो सेट या एलसी सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है ये आपस में मैच कर जाए। तो डियर स्टूडेंट, कब रेजोनेंस होगी? व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ, जब हमारे पास व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिटिंग from radio station becomes equal to frequency of LC सर्किट या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो सेट। तो रेडियो सेट में मौजूद एलसी सर्किट या रेडियो सेट के साथ जब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी इसको हम बोलेंगे ट्यूनिंग, और उस सूरत में क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मदद से रेडियो स्टेशन से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे रेडियो सेट पे रिसीव होगी और फिर हम वो सारी ट्रांसमिशन सुन सकते हैं। अगर तो रेडियो सेट है तो ट्रांसमिशन सुन सकते हैं, और अगर हमारे पास टीवी है तो हम देख और सुन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।